my channel Ramanujan Tutorial. So today we discuss the rest of exercise 1.2 of real numbers from CBSE class 10 maths. So in my last video I have discussed 1.2 exercise up to question number 2. Okay. So today we'll start question number 3, and question number 3 is saying about that find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. So ये कह रहा है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके सारे नंबर की इंटीजर्स जो दिया है उसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में दिखाना है. तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट बीटी दिया है यह है 12, 15 एंड 21. इन तीन नंबर का हमें फैक्टराइजेशन निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है, तो पहले देखिए 12 का हो जाता है 2 6 जा, देन 2 3 जा, ओके, देन 3 1 जा. तो हम 12 को लिख सकते हैं ऐसे प्राइम फैक्टराइज जैसे 2 into 2 into 3. अगेन 15 का ये तो सब इजी टेबल है, ये पूरा 3 से जा रहा है 3 5 जा और 5 1 जा. ओके, 15 का भी लिख लिया यहाँ पे 3 5 एंड 21. ये तो हो जाता है, वैसे ऐसे ना करके भी आपको समझा सकता हूँ. ठीक है, आपको समझ में आ जाया होगा. तो इसका सिर्फ ये कहा था कि ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है. ठीक है, तो देखो एचसीएफ कितना होता है. यहाँ पर एचसीएफ में क्या क्या था आपको निकालना है. इसका सबसे जो लिस्ट पावर होता है, मतलब जैसे भी इसको अगर पावर जैसे लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता 2 का पावर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर तो सारे एक एक डिजिट से. तो इसमें से कॉमन कौन सा है? 3 ही है, तीनों में कॉमन 3 है. और 3 का पावर हाइस्ट कितना है? सिर्फ एक ही है. मतलब यहाँ पर एचसीएफ निकल आएगा 3 ऑफ किसका? एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इक्वल टू 3. एंड एलसीएम कितना होगा? एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 ये हो जाएगा. देखो हम यहाँ पर देखना है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ डिजिट्स. ओके, और देन फैक्टर्स. 2 का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 2 टू द पावर 2 है. 3 का कितना है? 1 है. 5 का 1 ही है और 7 का 1 है. तो ये हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 7 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 7 0 42, दैट मीन्स 420. ओके, ये हो गया हमारा 420 क्या एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21. सो नेक्स्ट बीट में दिया है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ही हमें देखना है. ये तो बड़ी इजी नंबर से है, आपको शायद समझ में आ गया होगा. BT 2 में दिया है 17, 23 एंड 29. ओके, देखो 17 के टेबल में देखेंगे तो ये फैक्टराइजेशन सिर्फ 17 1 जा होता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या दिया है समझ में आ रहा है, ये प्राइम नंबर से. ठीक है, तो प्राइम नंबर्स का फैक्टराइजेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसका सिर्फ 2 ही नंबर आएगा, दैट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ओके, सो 23 का भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 29 का भी वैसे ही. सो इन सभी का अगर एचसीएफ देखेंगे हम, एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29, दैट मीन्स इस सभी में कौन सा है एंड वो सबसे लोएस्ट पावर वाला, मतलब ग्रेटेस्ट जहाँ होता है पावर कौन सा है, ये एक ही होगा. ठीक है, और एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 अगर देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ निकल जाएगा, सभी का मल्टीप्लिकेशन हमें निकालना पड़ेगा. ठीक है, 17, 23 इंटू 29 इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना. सो देखो हम कर लेते हैं, 2 नंबर का करना पड़ेगा पहले. 23 इंटू 7 इतना इंटू 29 करना है. फिर से 29 करेंगे तो 9 1 9
एंड 9 सी गया 27 815 3 कितना हो जाता है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ दिस थ्री नंबर्स आर 3519। ओके, हो गया। और BT3 आप ट्राई कर लेना। तो देखो मैं पिछले क्लास में मेरा जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का एक 2 बिट छोड़ दिया था, आप किए हो या नहीं इसको चेक कर लेना। आंसर अगर किए हो तो ठीक है या नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का BT4 एंड 5 छोड़ दिया था आपके लिए। ठीक है, BT4 में दिया था 5005 का आपको प्रोडक्ट निकालना था फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो मैं ऐसे कर लेता हूँ। और ये तो 5 टेबल से जा रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको। 5 1 जा 0 0 5 1 जा। ओके, फिर से कितने से जाएगा, लास्ट डिजिट को आपको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए ये किससे डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पर डिविजिबल देखते हो और तो 7 से जा सकता है। देखो 7 1 जा 7 रिमेन्स 3 दैट इज 30। 7 4 जा 28, तो 28 हो गया। तो यहाँ पर 2 रहेगा तो 2 हो गया, तो ये 21 हो जाता है। 7 3 जा 21। ओके, देन ये किससे जा रहा है, देखो यहाँ पर लास्ट डिजिट 3 है तो ये किससे जा रहा है, देखो 7, तो ये 11 से जा जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, तो देखो 11 से लेते हैं तो 11 1 जा 11 और रिमेन्स 3 दैट मीन्स 33 दैट मीन्स 11 3 जा 33 और आगे नहीं जा सकता है ये। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन ऐसे हो सकता है, होगा 5 × 7 × 11 × 13। ओके, और BT5 जो दिया था, BT5 वाला नंबर क्या था, देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ। BT5 का दिया था 7429। ठीक है, 7429 का ये देखो लास्ट डिजिट यहाँ पर 9 है, तो ये किसका टेबल से जा रहा है। देखो आप सोचते होंगे कि 3 का टेबल से जा रहा है। हाँ भाई जा रहा है, मुझे भी लग रहा है, तो थोड़ा देख लेते हैं। नहीं जाएगा, यहाँ पे रिमेन्स 1 रह जाएगा, तो 19 लास्ट में हो जाएगा। सो 3 का टेबल से ये नहीं जाने वाला है। तो ये 7 का टेबल देखते हैं। 7 1 जा 7 6 जा नहीं, ये भी आगे 7 से नहीं जा रहा है। और किससे जा सकता है, देखो यहाँ पर थोड़ा बड़ा नंबर सोच लेते हैं, जैसे ये 17 से, देखो 70 से चला जाएगा। 17 6 जा होता है 68। ओके, 68 जो आता है, तो ये कहाँ कितना आता है 64, 6 रहेगा। 6 रहता है यहाँ पर, 6 मतलब 62 हो रहा है। 62 हो रहा है तो 17 3 जा 51 होता है। 17 1 जा 51, तो यहाँ पर निकल आया 1 और यहाँ से 1 मतलब ये 9 है, तो 199 रह गया। ये 199 के लिए 17 का टेबल में होता है 17 7 जा 199। ओके, ये हो गया। तो आगे ये किससे जा रहा है, देखो तो ये 19 के टेबल में जाएगा, उससे आगे नहीं, पीछे से नहीं जा सकता है, क्योंकि लास्ट डिजिट 7 है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है आपको। तो 19 और 2 का कितना होता है, 19 2 का नहीं 5 से कितना होता है 63, 19 2 का 7 19 सॉरी यहाँ से 4 हो रहा था, ये रॉन्ग लिख लिया। 7 में 4 जा 68 होता है। ओके, तो अभी ये 2 टेबल से सॉरी 19 2 जा हो सकता है। ये 19 2 जा 38 होता है। 38 है, तो 13 8 जा कितना है, तो 5 दे रहा है, तो 57 होता है। 19 3 जा 57 और आगे 23 आ गया, तो 23 या सिर्फ 23 1 जा हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7429 का फैक्टराइजेशन आ जाएगा 17 × 19 × 23 × 1। ओके, सो 1 लिखो या नहीं लिखो, हो सकता है ये। ओके, BT5 ये हो गया और BT4 हो गया, मैं दिया था, आपको चेक कर लेना।
ठीक है या नहीं? ओके, सो देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ऑफ। क्या कह रहा है, आप वीडियो पॉज करके आंसर चेक कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ये कह रहा है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, सो फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया, गिवन दैट है, मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, गिवन दैट HCF of 306 657 equal to 9 and find LCM of these two numbers। देखो मैं इसका फार्मूला आपको दे दिया था लास्ट क्लास में, तो फार्मूला लगा के ही आंसर निकालना है यहाँ पर, और कुछ करना नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे दिया है तो हमको पता है एलसीएम निकालना है, तो कोई अगर दो नंबर का, तो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा डिवाइडेड और होल डिवाइडेड बाय दैट द एचसीएफ और एलसीएम दैट वाज गिवन दैट। ओके, सो एलसीएम ऑफ ये हो जाता है कितना, ये हो जाएगा इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट जो कहते हैं हम, ऑल डिवाइडेड बाय HCF ऑफ, ठीक है। तो देखो इसका HCF कितना दिया था, 9 दिया था, ठीक है। सो 9 से इसको डिवाइड कर लो, हो जाता है ये 9 1 9 और 9 3 27 होता है ये। ओके, 27 तो रहेगा कितना, 3 है तो 36 होता है, तो 9 4 36। ओके, ये हो गया 34 इंटू 657। इसका मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं कितना आ जाता है ये 34 से। ओके, ये कितना गया 4 7 28 4 5 20 दैट इज 2 4 6 24 28। 3 से 3 7 जा होता है ये 21, 3 5 15 प्लस 2 ये हो जाता है 17 रिमेन्स 1, देन 3 6 18 प्लस 1 19। ओके, 8 3 15 5 1 3 9 12। ओके, ठीक है, तो आ गया 22538। ओके, ये इस दोनों नंबर का क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। हो गया ये, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। वही बात, एक नंबर का एग्जाम्पल हम ऐसे किया था, एक जहाँ पर जो दिया था 4 to the power n दिया था, तो ये यहाँ पर कह रहा है 6 to the power n एक ऐसे नंबर है, और n जो है ये एक नेचुरल नंबर है, और आपको प्रूव करना है इसका जो वैल्यू निकलेगा 6 to the power n का, वो इसका जो लास्ट डिजिट रहेगा जितना भी इसका आएगा, इसका लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए, 0 है या नहीं, इसको चेक करना है। जैसे मैं कहा था कि यहाँ पर भी हमें देखना है, अगर 6 to the power n का वैल्यू अगर ऐसे आए जिसका जो लास्ट डिजिट 0 होगा, तो मतलब ये किससे मल्टीप्लाई होने से, 6 का कितने से मल्टीप्लाई होने से इसका वैल्यू लास्ट डिजिट 0 होता है। इसको सोचना पड़ेगा हमें। तो हमको पता है 6 का टेबल में 30 होता है एक, और 60 है, दोनों के जो लास्ट डिजिट 0 होता है। तो पहले हम 30 देखते हैं, मतलब 6 का अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो 6 5 30 होता है, ठीक है। मतलब द वैल्यू मस्ट बी डिवाइडेड और वुड बी डिवाइडेड बाय 5। ओके, 5 का डिविजिबल होना चाहिए। सो अगर ये है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। सो अगर हम करते हैं तो इसका किससे 2 से करेंगे तो 2 3 जा होता है और 3 1 जा। ओके, सो 3 6 और n जो है
इसका अगर हम निकालते हैं तो इसका मतलब इसके अंदर इसका फैक्टराइजेशन करने से सिर्फ 2 और 3 आ रहा है, मतलब 5 नहीं आ रहा है। अगर 5 नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हमारा डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। सो ऐसे हम कह सकते हैं कि देयर इज नो एनी नंबर वेयर 6 to the power n कैन बी एंड विद ए डिजिट 0 एट द लास्ट, ओके, ये नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो 6 में दिया है एक्सप्लेन y 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 plus 5 are composite numbers, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स हम वही नंबर को कह सकते हैं अगर यानी नंबर जिसके जो प्राइम नंबर से नहीं होता है। तो प्राइम नंबर हम किसे कहें? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका प्रोडक्ट और फैक्टराइजेशन निकालने से सिर्फ इसका 2 ही फैक्टर्स होता है। एक वो नंबर वो अपने आप होता है और एक होता है। मतलब द नंबर्स, डेफिनेशन लिखता हूं, द नंबर्स प्राइम नंबर का डेफिनेशन में कहा कि इसका 2 फैक्टर्स होते हैं। मैं अब कंपोजिट नंबर्स का कह रहा हूं तो मतलब इसका क्या होगा, जो फैक्टराइजेशन करने से इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, सॉरी वैल्यू नहीं, इसका फैक्टर्स 2 से अधिक होना चाहिए। द नंबर्स which have more than 2 factors, except one and itself, मतलब एक और वो नंबर जिसका हम फैक्टर्स निकालते हैं, इस 2 नंबर के अलावा अगर और भी कोई फैक्टर्स है तो वो नंबर को हम कंपोजिट नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट्स बहुत सारे नंबर का होना चाहिए। देखो प्राइम नंबर जैसे जो 3 एक प्राइम नंबर है और 5 एक प्राइम नंबर से, इसका देखो अगर फैक्टर्स हम निकालते हैं तो 1 ही हो रहा है और वो नंबर अपने आप होता है इसका फैक्टर्स, और 5 देखोगे तो। लेकिन जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स का अलग होता है। जैसे 6 एक कंपोजिट नंबर है, क्यों? अगर इसका फैक्टर्स में निकालता हूँ, ये 2 3 हो रहा है भी और 6 का 1 6 का हो रहा है। मतलब यहाँ पर 1 भी है, 6 भी है, 2 है, 3 है। इस चारों नंबर का फैक्टर से है किसका और मल्टीप्लाई से है किसका, 6 का। इसीलिए इसको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। सो कंसेप्ट समझ में आ जाया होगा आपको। तो देखो मैं प्रूव करता हूँ इसका। ये दिया है 7 into 11 into 13 into प्लस 13। इसको निकालने के लिए इसका वैल्यू को हमको फिर से याद रखना चाहिए। बॉडमास जो है बॉडमास, इसका डेफिनेशन पता है, सॉरी फुल फॉर्म होगा ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके। तो इसका मतलब पहले हमको डिवीजन देखना होगा, अगर डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो एडिशन के बाद हम सब्ट्रैक्शन देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा है मल्टीप्लिकेशन, तो पहले हमें मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू निकालेंगे, जो एडिशन है बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करके देख लेता हूँ। देखो पहले 11 को 13 से अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 1 3 दैट इज 3 4 1। अगेन इस दोनों का होने के बाद 7 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 7 से करेंगे। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 प्लस 2 30 दैट इज 3, 7 1 जा 7 प्लस 3 दैट इज 10, ओके। 1 0 0 1 प्लस 13 ये, तो इसको ऐड करेंगे तो 1014 आ जाता है।
तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, कैसे कहेंगे इसका, अगर हम मोर देन 2 फैक्टर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका फैक्टराइज करते हैं। ये 2 का टेबल से जा सकता है, देखो तो 2 5 हो गया, और 2 5 10 चला गया तो 0 रहता है, यहाँ पर 0 डाल दो, और 2 7 14। ओके, तो आगे किससे ज़्यादा है, देखो 7 है, तो अगर 3 टेबल से जा सकता है, देख चेक करो। 3 1 3, 2 तो 8, 3 6 18, सॉरी हाँ ठीक है, 3 9 27। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये कहाँ किससे जा रहा है, 169 रह गया। 169 किससे जा सकता है, यहाँ पर 3 से जाता है क्या, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 5 6 7 7 2 से कितना होता है, 14 29 नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा है, ये 8 नहीं, 9 से 9 1 जा 5 रहता है, सॉरी 9 1 जा 9 नहीं, 11 से 11 से देखो तो नहीं जा रहा है, मतलब ये अब नहीं जा सकता है इससे। तो मतलब इसका फैक्टराइजेशन हम ऐसे देख सकते हैं, 2 × 3 × 169। ओके, तो देखो ये क्या हो गया, अरे 169 13 का हो सकता है, 13 से जा सकता था ये क्या, देखो तो भाई 13 1 13 34। ओके हाँ 13 से जा रहा है, तो देखो ये हो जाता है 13 × 13। ओके, तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 नंबर का एक प्रोडक्ट हम फैक्टर से निकाले हैं हम, मतलब इसका अभी 2 से अधिक फैक्टर्स है यहाँ पर, इसको इसीलिए हम एक क्या कह सकते हैं, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और जो सेकंड में दिया है ये जो, इसको भी आप चेक कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, नहीं कर रहा हूँ आगे। लास्ट नंबर है 7। कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, तो आप कभी मैथमेटिक्स में कभी भी कहीं पर रुकेंगे नहीं, चलते रहोगे, मज़ा ही आता रहेगा। मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 7 क्या कह रहा है, यहाँ पर है कि देयर इज ये सर्कुलर पाथ है, मैं डायग्राम कर लेता हूँ। ठीक है, सर्कुलर पाथ, ठीक है दिखाई दे रहा है, और there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. And suppose they both start at the same point at the same time. Same point से same time से शुरू कर रहे हैं इन दोनों का दौड़, and go in the same direction also. And after how many minutes will they meet again the starting point? Okay, तो क्वेश्चन समझ लो, ये क्या कह रहा है, मैं समझा रहा हूँ आपको। ये कह रहा है कि एक सर्कुलर फील्ड है और 2 बच्चे हैं, एक सोनिया गांधी नहीं, ये सोनिया है, और 2 है रवि। ठीक है, सो सोनिया अगर यहाँ पर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ सोनिया है जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, और रवि जो है मैं इसको राउंड कर लेता हूँ, रवि है। सो दोनों एक ही दिशा से, मतलब डायरेक्शन से वो स्टार्ट करते हैं अपना दौड़, रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ये ऐसे दौड़ते कितने टाइम के बाद दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, और जो सोनिया का स्पीड और रवि का स्पीड है कितना दिया है यहाँ पर, कि सोनिया जाता है 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द पाथ, एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स, मतलब सोनिया का हो गया क्या 18 मिनट्स पर राउंड, एक राउंड के लिए 18 मिनट्स, और जो रवि लेता है 12 मिनट्स। ठीक है, टू कंप्लीट 1 राउंड। सो मतलब रवि सोनिया से ज़्यादा और जोर से दौड़ता है, मतलब स्पीड इसका ज़्यादा है। तो ऐसे दौड़ते कब मिलेंगे, बहुत बार मिलेंगे।
तो क्या निकाल गए हम, कैसे निकाल गए, तो कितने टाइम इंटरवल के बाद दोनों फिर से मिलेंगे हम वो निकालना है। सो देखो हम अगर जो सोनिया का टाइम ले जाते हैं, सोनिया कंप्लीट से एक्स राउंड्स टू मीट द स्टार्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट पे मिलने के लिए इसको एक्स राउंड्स मतलब नंबर ऑफ राउंड्स जो मारेगा वो एक्स राउंड के बाद मिलेगा यहाँ पर, और रवि जो होगा उसका होगा टू कंप्लीट द शटल वाई राउंड्स ले जाओ। ठीक है, ये एक्स राउंड में मिलेगा, ये वाई राउंड मारने के बाद मिलेगा। ठीक है, तो दोनों को कितना टाइम लगता होगा, सोनिया का होगा 18 इंटू एक्स और रवि का होगा 12 इंटू एक्स। ओके, सो दोनों मिलेंगे और जो ये 18 इंटू एक्स एंड 12 इंटू एक्स हो गया, ये सॉरी वाई है ये। ओके, तो ये दोनों जो मल्टीप्लाइज हो, ये क्या होगा, ये 18 का मल्टीप्लाई होगा, 18 का मल्टीप्लाइज होगा क्योंकि इन दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद आया है। वैसे ही ये भी 12 का मल्टीप्लाई होगा। तो जो टाइम गैप के बारे में हम कह रहे हैं एक्स और वाई, ये दोनों में होना चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए दोनों में। असल में जो कंप्लीट करने के बाद मिलेंगे तो बहुत बार मिलेंगे, लेकिन हमको निकालना है कम से कम निकलते हैं। ठीक है, कम जल्दी सबसे कम मिलते हैं दोनों, तो मतलब लीस्ट टाइम के अंदर मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई से और लीस्ट और दोनों में कम होना चाहिए। मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि हम इस दोनों नंबर का क्या निकालना चाहिए, कि इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज निकालना चाहिए। ठीक है, सो 18 एंड 12 मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। वो बच्चे जो बच्चे विदाउट कॉन्सेप्ट से ये आंसर नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप अगर समझोगे नहीं तो आंसर नहीं कर सकोगे एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत शॉर्टकट से इसका आंसर निकाल सकता था एक ही मिनट में। देखो, तो 18 का फैक्टर्स निकाल देना, 2 2 4 सॉरी 3 ओके, तो 3 6 6 सॉरी हाँ 6 8 8। ठीक है, और इससे भी 2 2 4 4 12। सो एलसीएम कितना होगा इस दोनों नंबर की, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, हाइस्ट कॉमन वेक्टर तो 2 का स्क्वायर है यहाँ पर और 3 का भी स्क्वायर है, मतलब ये हो गया 4 और ये है 9, दैट इज 36। ओके, 36 मिनट्स के बाद दोनों एक ही स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। ठीक है, कितने सर ये दिखाई नहीं रहा है, 36 के बाद मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू। 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आगे देखेंगे जो रिवाइजिंग इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे जो एक्सरसाइज है उसको भी कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।